हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस अनदर न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी जो संजीव वर्मा सर की सीरीज़ है उसको हमने कंटिन्यू किया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पॉवर्टी लाइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर के बारे में पूछा जाता है, तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। एंड बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूछूंगी वो भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करने होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले जो मैं हर बार बोलती हूँ कि आपके पास ये बुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट बुक आप चीज़ों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो इसी बुक का एनालिसिस है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आज एक और नई वीडियो की तरफ। तो देखो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी बुक में ये रेज किया हुआ है कि जो पॉवर्टी है वो क्यों इकॉनमी में हमारी मैटर करती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही पूछा है कि व्हाई डज पॉवर्टी मैटर इन एन इकोनॉमी। तो देखो सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस तभी से ही हमारे पास एक चैलेंज है कि हमें अपने देश से जो गरीबी है उसको हटाना है। ठीक है, और ये हमारे नेशनल डेवलपमेंट के काफ़ी कोर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम हमेशा से चाहते हैं कि हम एक जस्ट और एक इक्विटेबल सोसाइटी को क्रिएट करें। हमारे पास एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और एक तो हम जो एस्टिमेशन है पॉवर्टी का, ये हमारा पहला स्टेप है कि हम पहले पता लगाएंगे कि कितने लोग हमारी कंट्री में गरीब हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें करेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे जिसके थ्रू हम पॉवर्टी को इलेमिनेट कर पाएँ अपनी कंट्री से। एक प्राइमरी इनपुट होगा ताकि हमें डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड मोनिटरिंग करना है अपने एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पॉवर्टी मेजरमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें यूज़ करनी है, ताकि अगर हमें इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन करना है अपनी कंट्री में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉवर्टी मेजरमेंट की। पॉवर्टी को मेज़र करना होगा हमें अपनी कंट्री में। ठीक है, अब सबसे पहले समझेंगे कि पॉवर्टी क्या होता है। तो देखो पॉवर्टी क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे 2 बार हिट हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पॉवर्टी क्या होता है, देखो पॉवर्टी हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम पॉवर्टी को नहीं समझेंगे तब तक हमें क्लियर नहीं होगा इस चैप्टर में लिखा क्या हुआ है। तो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल या एक ऐसा हाउस होल्ड है, उसके पास प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि एटलीस्ट जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड जो हर एक पर्सन को जीने के लिए चाहिए, ठीक है, वो भी उस व्यक्ति के पास अवेलेबल नहीं होता। तो पॉवर्टी क्या है, मतलब यहाँ पे एक हाउस होल्ड जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लैक कर रहा है, उसके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने बेसिक्स जो सोर्सेज हैं, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको भी वो कर पाए। जैसे हमारे बेसिक सोर्सेज हैं क्लॉथ, शेल्टर, फूड, ठीक है, तो इस तरीके के सोर्सेज को भी फुलफिल नहीं कर पाए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी हम बोल सकते हैं कि जो पॉवर्टी है वो एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना होता है, यानी कि हर एक पर्सन जो है क्या होता है, हर एक पर्सन जो है वो खाली पैसों से गरीब नहीं होता है। कुछ लोग जो हैं जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, ठीक है, कुछ लोग जो कि बहुत सी चीज़ों से वंचित रहते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि पॉवर्टी एक एस्पेक्ट में ही कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वही गरीब लोग हैं, और भी बहुत तरीके से हम पॉवर्टी देख सकते हैं। तो पॉवर्टी को हम इसीलिए मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अगर हमें पॉवर्टी को अच्छे से प्रॉपरली समझना है तो पॉवर्टी क्या है, फिर पॉवर्टी को अगर हमें मेज़र करना है तो हम कैसे देखते हैं कि एक हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है, या एक हाउस होल्ड को कितनी इनकम चाहिए ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर पाए, जो कि उसके जो मिनिमम सोशली एक्सेप्टेबल लेवल है, जो कि उसको एक चाहिए प्रॉपरली कि मुझे इतने पैसे चाहिए कि मैं इतने पैसों से क्या ईजिली अपने घर का खर्चा वगैरह कर सकूँ। इतना सा पैसा हर एक पर्सन को चाहिए वही होता है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि अगर कोई गरीब लोग है उसके पास नहीं है उतने पैसे भी, ठीक है, तो वो गरीब हो जाता है। अब सबसे पहले हमें जो है जो ये एक एक्सपेंडिचर है कि हम देखते हैं कि इतनी हद तक कोई खर्चा कर रहा है, अगर इससे कोई कम खर्चा करता है तो उसमें उसको हम पॉवर्टी लाइन में डालते हैं। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे जो अमीर लोग हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो गरीब लोग हैं वो इसके नीचे आ जाएंगे। तो ये होती है हमारी पॉवर्टी लाइन। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो जो भी पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी
लाइन के नीचे आती है, ठीक है। जैसे हमारी ये पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे जो भी हमारी पॉपुलेशन आ रही है उस पॉपुलेशन को हम उसको क्या बोलते हैं, पॉवर्टी रेशो, ठीक है। तो पॉवर्टी रेशो क्या होता है, पॉवर्टी रेशो मतलब जो जितनी भी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रही है उसको हम पॉवर्टी रेशो, और इसका एक और नाम है जिसको हम हेड काउंट रेशो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम वेरियस हमने अप्रोचेज लाई कि हमारे देश में कितने लोग गरीब हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। तो जो कन्वेंशनल अप्रोच है, यहाँ पे हम पॉवर्टी को कैसे मेज़र करते हैं, हम देखते हैं कि एक हाउस होल्ड को कितना खर्चा चाहिए, ठीक है। एक मिनिमम एक्सपेंडिचर या एक कितनी इनकम चाहिए ताकि वो बेसिक जो गुड्स एंड सर्विसेज जो उसकी बेसिक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, उसको कितना उसमें खर्चा चाहिए, ठीक है। वो कन्वेंशनल अप्रोच, और जो भी बास्केट में वो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं जो एक ह्यूमन को बेसिक जो है ये चाहिए होते हैं ह्यूमन को, उसी को हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट, ठीक है। तो हम पॉवर्टी को मेज़र करते हैं कि कितने लोग जो हैं इस लाइन के नीचे रह रहे हैं, ठीक है। और ये हम किसके थ्रू देखते हैं, जो हमारा हेड काउंट रेशो है पॉवर्टी रेशोज के थ्रू, ठीक है। तो जितने भी जो टोटल पॉपुलेशन है, जो लोग गरीबी रेखा में रह रहे हैं, उनको हम एज अ परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। हम पॉवर्टी लाइन एंड पॉवर्टी रेशो को यूज़ ही क्यों करते हैं, ताकि हम जो गरीब लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ। जो एक्सपेंडिचर है, जो सरकार एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लेके आ रही है कि जो गरीब लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना, ठीक है। तो जो भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लेके आ जा रहे हैं उनको एलोकेट करना और उन पे खर्चा करना ताकि गरीब लोगों को कहीं ना कहीं बचा सके और कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन के ट्रैक को एक सही दिशा में लेकर जाया जा सके। अब देखो, वर्ल्ड बैंक ने भी पॉवर्टी को अपने तरीके से मेज़र किया है। तो वर्ल्ड बैंक का क्या है कहना, वर्ल्ड बैंक बोलता है कि एक पर्सन को तभी हम बोल सकते हैं कि ये गरीब है अगर पर पर्सन कंजम्पशन जो है $1.90 पर डे से कम हो रहा है। अब यानी कि एक पर्सन जो है वो 1.90 जो डॉलर है, ठीक है, 90 जो डॉलर है उससे कम का खर्चा अगर कोई पर्सन कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है गरीब होगा। मान लो कोई पर्सन $1 खर्चा कर रहा है तो वो गरीब होगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं इस पॉवर्टी की वजह से, हम देखते हैं कि हमारा एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा तबका जो है पॉपुलेशन का वो कहीं ना कहीं से सफ़र कर रहा है। और वो पॉपुलेशन में हमारे कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे जिनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जो डेवलपमेंट से पिछड़े हुए हैं, जैसे हमारे अंडर प्रिविलेज्ड क्लास, पुअर क्लास, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो लैंडलेस, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनका काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन होता है और वो अपनी जो साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं यानी कि जो भी उनकी लिविंग कंडीशंस है उनके बारे में किसी को पता नहीं है, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी माइजरी में है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि इन लोगों की प्रॉब्लम को टैकल किया जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। अब अगर हम स्टार्ट करें प्री इंडिपेंडेंट पॉवर्टी लाइन को, ठीक है, कि प्री इंडिपेंडेंट में किस किस ने पॉवर्टी लाइन दी और किस किस के अकॉर्डिंग दी, तो सबसे पहले 1901 में दादाभाई नौरोजी, ठीक है, ये पहले पर्सन थे जो कि पॉवर्टी लाइन को देंगे और साथ में एक किताब भी लिखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। तो 1901 में सबसे पहले दादाभाई नौरोजी जो है पॉवर्टी लाइन को मेज़र करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंट में पॉवर्टी लाइन के बारे में किसने बताया, तो 1901 में दादाभाई नौरोजी ने बताया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फर्स्ट एस्टिमेट था पॉवर्टी लाइन का वो 1867 to 68 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग बताया। इन्होंने बताया कि एक पर्सन को एक साल का 16 से 35 पर कैपिटा जो है हर एक पर पर्सन पे खर्च करने पड़ेंगे। मतलब एक जो इमिग्रेंट कुलीज हैं उनकी जो गुजर बसर के लिए जो उनकी कास्ट होती है वही जो है एक चाहिए, एक हर एक पर्सन को वही कास्ट चाहिए उनको अगर जीना है, ठीक है। तो अब पर पर्सन कैपिटा क्या होता है, पर कैपिटा का मतलब होता है एवरेज पर पर्सन, मतलब हर एक की पर पर्सन स्टडी करना। फिर 1938 में जो है हमारे पास एक और जो है कमेटी आएगी जिसका नाम है नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप के अंदर लाई जाएगी और ये भी एक पॉवर्टी लाइन देगी, ठीक है, कि बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड पे इतना चाहिए। 1944 में बॉम्बे प्लान आएगा, ठीक है, वो भी बताएगा कि 75 पर कैपिटा पर ईयर होना चाहिए, तो ये काफ़ी मॉडेस्ट बताएगा। मतलब इस तरीके से प्री पॉवर्टी लाइन्स हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया।
तो अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन की, तो सबसे पहले यहाँ पर 1962 में हमें देखने को मिलेगा वर्किंग ग्रुप, जो कि बात करेगा किसकी, जिसको हम सेटअप किया जाएगा प्लानिंग कमीशन के द्वारा, और इसको बोला जाएगा कि आप देखो पॉवर्टी लाइन को, ठीक है, बताओ कितने लोग गरीब हैं, ठीक है, ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट बताएगा फूड एंड नॉन फूड आइटम्स की, कि हर एक इंडिविजुअल को कितना चाहिए। फिर जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं जो बैलेंस डाइट की रिकमेंडेशंस हैं, जो न्यूट्रिशन एडवाइजरी ग्रुप है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, उसने दी हुई हैं, उनको भी ऐड करेगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ सबसे पहले समझते हैं कि ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है क्या। तो देखो 1911 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एसोसिएशन बनाएगी जिसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। ये क्यों बनाई गई, ताकि जो मेडिकल रिसर्च है हमारी कंट्री में उसको जो है सपोर्ट किया जाए। और इंडिपेंडेंस के बाद हमने बहुत से सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में लाए, इसकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें लाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको रीडिज़ाइन करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बना दिया 1945 में, और इसका काफ़ी कंसीडरेबल एक्सपेंडेड स्कोप है आज के टाइम पे। अब देखो जो हमारा वर्किंग ग्रुप है ये एक सेपरेट पॉवर्टी लाइन देगा, रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए अलग, ठीक है, 20 एंड 25 पर कैपिटा पर मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिना किसी रीजनल वेरिएशन के। यानी कि हर एक रीजन में अब आप जाओगे तो बिहार में दाम अलग होंगे चीज़ों के, कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में अलग होंगे, या फिर कोई और दूसरी स्टेट है वहाँ पे अलग होंगे, ठीक है। लेकिन जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या करती, इस पॉवर्टी लाइन ने क्या किया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पॉवर्टी लाइन ने जो खर्चा हो रहा है हेल्थ और एजुकेशन में गरीब लोगों का, उसको एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि जो खर्चा हेल्थ और एजुकेशन में है वो स्टेट कर रही है, ना कि ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोला गया इसमें। फिर एक और पॉवर्टी लाइन बनाई गई 1971 में। अब 1971 में जो पॉवर्टी लाइन लेकर आया गया उसको किसने लाया, एक स्टडी की गई VM दांडेकर एंड एंड्रॉथ ने, ठीक है। इसको इन्होंने जो नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा था उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट किया। जैसे पहले वाले स्कॉलर्स बोल रहे थे कि एक गुजर बसर ज़िंदगी जो है, या एक बेसिक मिनिमम नीड्स जो है वही फुलफिल होनी चाहिए पॉवर्टी लाइन को मेज़र करने के लिए। इन्होंने क्या किया, पॉवर्टी लाइन को मेज़र किया कैलोरी कॉन्सेप्ट पे बेस पे, यानी कि एक पर्सन को एक दिन की इतनी कैलोरीज उसको जीने के लिए चाहिए, यानी कि इतनी कैलोरीज उसके पर अगर कोई पर्सन ले रहा है वही पॉवर्टी लाइन से बाहर होगा। तो ये पहला सिस्टमेटिक असेसमेंट था जो हम नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा पे करेंगे, ठीक है। तो नेशनल सैंपल सर्वे क्या है, ये एक ऐसा सर्वे है जो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के सर्वे करवाता है ऑन ए थिन सैंपल ऑफ हाउस होल्ड्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हाउस होल्ड्स के जो है एक्सपेंडिचर पूछता है कि कितना उनका खर्चा हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना सर्वे देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कैलोरीज की, तो कैलोरी क्या होता है, सो कैलोरी बेसिकली एक यूनिट ऑफ एनर्जी है। न्यूट्रिशन में कैलोरी वो एनर्जी होती है जो हमें डायरेक्टली फूड से मिलती है या हमें उस ड्रिंक से मिलती है जो हम कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं और हम उसको फिजिकल एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैलोरी आपको समझ में आ गया। अब 1971 के बाद जो नेक्स्ट स्टडी की जाएगी पॉवर्टी में वो होगी 1979 में। अब एक टास्क फोर्स बनाई दी जाएगी, ठीक है, जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर वाई के अलग। इस टास्क फोर्स को 1977 में बनाया जाएगा और ये अपनी पहली रिपोर्ट 1979 में सबमिट करेगी। और सबसे पहले ऑफिशियली पॉवर्टी को काउंट किया जाएगा इंडिया में इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब इसका क्या बोलना है कि ये पॉवर्टी को डिफाइन करेगी कि पर कैपिटा कंजम्पशन, यानी कि पर पर्सन के अकॉर्डिंग बताएगी कि कितना एवरेज हर एक पर्सन को चाहिए। तो ये बोलेगी कि जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं उनको 2400 कैलोरीज जो है पर पर्सन जो है चाहिए, और जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं उनको 2100 चाहिए, ठीक है। और ये 1973 और 74 के प्राइजेस के अकॉर्डिंग बात करेगी और ये बोलेगी ये जो है जो रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइंस हैं उनके लिए बोलेगी कि 49 रुपीज़ जो है पर मंथ खर्चा जो है रूरल वाले करेंगे और 56 इनका खर्चा होगा, और जो इससे कम करेंगे वो पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे। तो ये लाइन कहीं ना कहीं बेस की गई पॉवर्टी लाइन बास्केट के ऊपर कि रूरल एंड अर्बन कंजम्पशन कैसा हो रहा है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है पॉवर्टी हम देखेंगे 1993 में काउंट की जाएगी, ठीक है। 1993 में काउंट क्यों की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो लकड़ा वाला एक्सपर्ट ग्रुप है उसको बनाया जाएगा, ठीक है।
अब आपको पता है कि 1990s तक कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा कि पॉवर्टी को हम मेज़र करें, पॉवर्टी के डिफरेंसेस मेज़र जो प्राइजेज़ हैं उनमें काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं, तो इसके लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फिर जो है ये जो एक्सपर्ट ग्रुप आएगा ये करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब 1989 में, ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन है वो लकड़ा वाला एक्सपर्ट ग्रुप को बनाएगा और बोलेगा कि आप पॉवर्टी को बताइए, ठीक है, और अगर आपको लगता है तो आप पॉवर्टी लाइन को रीडिफाइन भी कर लीजिए। लेकिन ये एक्सपर्ट ग्रुप अपनी रिपोर्ट देगा 1993 में, ये पॉवर्टी लाइन को रीडिफाइन नहीं करेगा और कुछ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइंस जो कि रिटेन की गई हैं, ठीक है, उनको एज सेम रखेगा, जो कि अलग कमेटी ने बताया था अपने नेशनल लेवल पे एक मिनिमम जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में उसमें वेस्ड होगा। हाउएवर ये कहीं ना कहीं डिसएग्रीगेट करेगा, हाउएवर इट डिसएग्रीगेटेड दैम इनटू स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस। ये क्या करेगा, ये डिसएग्रीगेट कर देगा स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस पे एंड टू रिफ्लेक्ट दी, और कहीं ना कहीं जो इंटर स्टेट प्राइस डिफरेंशियल है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, विच वॉज नॉट डन अर्लियर एज स्टेटेड अब, ठीक है। अब देखो ये कहीं ना कहीं अपनी पॉवर्टी लाइन को कैसे अपडेट करेगा, ये बोलेगा कि सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है और सीपीआई जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स का है उसको यूज़ करेगा, रैदर देन ये नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स के डेटा को यूज़ नहीं करेगा। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, जो प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो जिस भी एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, उनका वहाँ पे उनको किस तरीके से जो है चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, उनका और एग्रीकल्चर लेबरर का जो कि रूरल क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो देखा जाएगा कि उनको कैसा जो गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी हमारी। तो इन्होंने अज्यूम किया कि अलग अलग जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग से, ठीक है, जो कि हमें कंजम्पशन पैटर्न्स बताएगा गरीबों का, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, प्लानिंग कमीशन जो है वो पॉवर्टी लेवल्स को अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है। बट ये भी ओवर द ईयर्स ये मेथड भी जो है कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी को लॉस्ट करता है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती है जिसके थ्रू प्रॉपरली हम पॉवर्टी को एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जिसका नाम है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। इसको 2005 में लाया गया था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको आपने को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सुरेश तेंदुलकर कमेटी की, तो इसको बनाया गया था प्लानिंग कमीशन के थ्रू 2005 में। इसको भी बोला गया आज सेम काम दिया जा रहा है कि आप पॉवर्टी को एस्टिमेट कीजिए, ठीक है। तो जो कंजम्पशन पैटर्न्स है ना, यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनाई, इन्होंने कुछ शॉर्ट कमिंग्स बताई। मेजर इन्होंने 3 शॉर्ट कमिंग्स बताई कि आपकी ये गलतियां हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन फेल हो रही है। इन्होंने सबसे पहले बात की कंजम्पशन पैटर्न्स की, कि आपने जो कंजम्पशन पैटर्न बताया है वो 73-74 के पॉवर्टी लाइन बास्केट से लिंक है अभी तक, और 2005 आ चुका है। तो आपको ज़रूरत है कि आप जो कंजम्पशन पैटर्न्स लेकर चल रहे हो कि गरीब जो है इतना ही खर्चा करते थे या कुछ इस तरीके की आप चीज़ें लेकर चल रहे हो, उनको चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। फिर दूसरा तो इन्होंने बोला कहीं ना कहीं ज़रूरत है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, अक्रॉस रीजन भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और टेम्पोरली भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, टाइम के चलते चलते इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ इन्होंने एक और मुद्दे को उठाया, इन्होंने बोला कि आपने जितनी भी पॉवर्टी लाइंस आप लेकर आए उसमें आपने बोला कि हेल्थ और एजुकेशन वो स्टेट प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें एक लोगों का कोई खर्चा नहीं हो रहा है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि लोग जो गरीब लोग हैं वो अभी भी जो है कहीं ना कहीं जो अपनी पॉकेट से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट था। तो इन्होंने 4 आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस बताए कि आप ये करो तो इससे सोल्यूशन हो सकता है। इन्होंने बोला कि जो आप अभी तक कैलोरी कंजम्पशन दे रहे हो कि कैलोरीज कितनी है, देखा ना आपने पीछे कैलोरी कंसेप्ट चल रहा है कि हर एक पर पर्सन इतनी कैलोरीज ले रहा है, वही हम गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे। तो इन्होंने बोला कि आपको कैलोरी कंजम्पशन से शिफ्ट करना होगा, ठीक है, जो अभी तक आप फॉलो कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि आपको एक यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट रूरल एंड अर्बन की इस्टेब्लिश करनी होगी। फिर जो कहीं ना कहीं प्राइस एडजस्टमेंट है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं उनको करेक्ट कीजिए, ठीक है,
जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे उसको अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू देयर रीज़न उसको ठीक कीजिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ और एजुकेशन में गरीब लोग खर्चा कर रहे हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसको भी इंक्लूड करो जब भी आप पॉवर्टी को एस्टिमेट कर रहे हो। तो इस कमेटी ने बोला कि आप मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को यूज़ कीजिए, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड से अच्छा है आपका मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को यूज़ करना। अब हम समझते हैं कि अब हम समझते हैं सबसे पहले कि यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड होता क्या है। देखो 1993 में से लेकर 1994 तक जो पॉवर्टी लाइन थी वो हम कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड में ही लेकर आते थे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते थे, लोगों के घर जाते थे, उनको पूछते थे कि उनका पिछले 30 दिन में, एक मंथ में कितना खर्चा हुआ, और वो रिकॉल करते थे, ठीक है। आपके घर में ही आ जाए आपको पूछने के लिए, सर्वे कंडक्ट करने के लिए, तो आप भी बताओगे हाँ 30 दिन में हमारा इतना खर्चा हो गया। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो रिकॉलिंग बेसिस पे थी, ठीक है, कि आपका कितना खर्चा हुआ इन 30 दिनों में, आप बताइए। उसके अकॉर्डिंग ही पॉवर्टी को देखा जाता था कि गरीब लोगों ने कितना खर्चा किया है, सब लोगों ने कितना खर्चा किया, उसके अकॉर्डिंग ही पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया जाता था यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड में। लेकिन अगर हम बात करें मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की, तो 1990 से 2000 के बीच में जो हमारा नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड पे जंप किया, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, 5 लो फ्रिक्वेंसी के आइटम्स को देखा कि इतना आपका इन जो क्लॉथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल्स, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर है, आपका उसमें कितना खर्चा हुआ प्रीवियस सालों में, और बाकी जो रिमेनिंग आइटम्स है उनको लेकर आपका 30 दिन का डेटा पूछ लिया जाता था। यानी कि जो सर्वे रिस्पोंडेंट्स है उनको बोला जाता था कि ये जो 5 लो फ्रिक्वेंसी आइटम्स है, पिछले 5 सालों में आपने इस पर कितना खर्चा किया, और साथ में पूछा जाता था कि जो रिमेनिंग आइटम्स बच चुकी हैं वो आप बताओ 30 दिन में आपने उन पे कितना खर्चा किया। तो इस तरीके से पूछा जाता था, ठीक है। इसमें जो कैलकुलेशन है आपकी रिमेनिंग आइटम्स में, वो आ गई आपकी सीरियल, पल्सेस, मिल्क, एडिबल ऑयल, नॉन वेजिटेरियन, ये सब कुछ, ठीक है। अब कमेटी ने न्यू पॉवर्टी लाइन लेकर आई, ठीक है, रूरल एंड अर्बन एरियाज़ की, ठीक है। इन्होंने डेटा को यूज़ किया, ठीक है, जो कि दिया जा रहा था कहीं ना कहीं। इन्होंने कंक्लूड किया कि जो ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन होगी वो 446 होगी रूरल एरियाज़ के लिए, और 578 पर मंथ होगी अर्बन एरियाज़ के लिए 2004 से 5, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज़ को देखा। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारी कमेटी है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, इसने इस तरीके की रिकमेंडेशन दी। लेकिन फिर हमारी एक और कमेटी आएगी जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, और मुझे लगता है यही लास्ट कमेटी है, ठीक है। 2012 में आएगी हमारी सी रंगाराजन कमेटी, ठीक है। सी रंगाराजन कमेटी भी कुछ चीज़ें बताएगी, ठीक है। ये सबसे पहले क्या बोलेगी कि इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे एक अल्टरनेट मेथड प्रोवाइड करना ताकि हम पॉवर्टी लेवल्स को एस्टिमेट कर सकें और देख सकें कि पॉवर्टी लाइन को हमें किस पे फिक्स्ड करना है, कंजम्पशन बास्केट में या अदर क्राइटेरिया उसके लिए रेलिवेंट है, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन एस्टिमेट है उसको एग्जामिन करना, जो NSSO लेकर आ रहा है, ठीक है, जहाँ फिर जो NA नेशनल अकाउंट एग्रीगेट से आ रहा है। फिर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड को रिव्यू करना, इंडिकेट करना, ठीक है, और एक पर्टिकुलर वे बताना कि पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। उसके साथ साथ रेकमेंड करना कि कैसे जो पॉवर्टी का एस्टिमेट है वो एलिजिबिलिटी से लिंक हो सकता है, ठीक है, कैसे जो है वेरियस स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो वर्क कर सकती हैं गरीब लोगों के लिए। तो रंगाराजन कमेटी का जो एस्टिमेशन था वो काफ़ी एक एक्सटेंसिव इंडिपेंडेंट सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स पे बेस्ड था, जिसको किसने दिया था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी। तो इन्होंने काफ़ी डिफरेंट मैथडोलॉजी का यूज़ किया जब भी इन्होंने बताया कि अगर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि वो लोग गरीब हैं जो सेव नहीं करते, ठीक है। फिर उन्होंने बोला पॉवर्टी लाइन हमें एक नॉर्मेटिव एडुकेट न्यूट्रिशन लेवल पे बेस्ड होनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला पॉवर्टी लेवल जो लाइन है वो आइडियल एंड डिज़ायरेबल न्यूट्रिशन पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, जो लोगों को चाहिए। फिर इन्होंने बोला कहीं ना कहीं इन्होंने एक बिहेवियरल डिटर्मिनेशन की बात की, जहाँ पे इन्होंने बोला कि पॉवर्टी लाइन को हमें एस्टिमेट करना चाहिए कि क्या लोग यूज़ करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, क्या उनका जनरल बिहेवियर है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने बोली, ठीक है।
जैसे इस कमेटी ने ये भी बताया कि 2090 कैलोरीज हमें अर्बन एरियाज़ में एंड 2155 कैलोरीज हमें रूरल एरियाज़ में चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी इन्होंने बोली, ठीक है। अब इन्हीं एस्टिमेट पे कमेटी ने बताया कि पर्सन जो कि 47 से कम खर्च कर रहे हैं सिटीज़ में और 32 से कम, उन लोगों को ही हम गरीब बोलेंगे। और इसी मैथडोलॉजी के बेसिस पे जो हमारा रंगाराजन कमेटी है उसने बोला कि अगर हम बात करें रूरल एरिया की तो वहाँ पे 19% लोग गरीब हैं, जबकि अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की तो वहाँ पे 41% लोग गरीब हैं। और इन्होंने भी यहाँ पे तेंदुलकर कमेटी का फार्मूला ही अपनाया, लेकिन इन्होंने जो मिक्स रेफरेंस पीरियड सुरेश तेंदुलकर कमेटी में यूज़ किया जा रहा था उसकी जगह इन्होंने एक मॉडिफाइड मिक्सड रेफरेंस पीरियड का यूज़ किया। अब ये क्या है मॉडिफाइड मिक्सड रेफरेंस पीरियड, ठीक है। इसका मतलब है कि जहाँ पे जो है, जैसे वहाँ पे आप देख रहे थे कि 5 साल का पूछा जा रहा था, यहाँ पे 1 साल का पूछा जाएगा और बाकी रिमेनिंग आइटम्स उसी तरीके से होंगी 7 डेज़ के लिए, ठीक है। तो 365 डेज़ में आपको जो लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा और इस तरीके से आपका जो है ये कमेटी भी हुई ख़त्म, ठीक है। अब हम देखेंगे सी रंगाराजन कमेटी के साथ प्रॉब्लम्स क्या आई, ठीक है। अब देखो जो प्रॉब्लम थी ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया कि ये एक एक्सपेंडिचर के अलावा भी कुछ चीज़ों पे फोकस कर सकते थे और एक मल्टी डायमेंशनल व्यू लेकर आ सकते थे पॉवर्टी का, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्या कर सकते थे, जो इन्होंने ऑल इंडिया रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट, ठीक है, सेपरेट किए थे एंड ड्राइव किए थे स्टेट लेवल रूरल एंड अर्बन एस्टिमेट्स है, ठीक है। इन्होंने रेकमेंड किया कि सेपरेट कंजम्पशन बास्केट होनी चाहिए रूरल एंड अर्बन के लिए, ठीक है, जिसमें इन्होंने फूड आइटम्स को जो है इंक्लूड किया, ठीक है, नॉन फूड आइटम्स को ले आए, ठीक है। तो ये कमेटी कहीं ना कहीं डेली पर कैपिटा 47-32 से 2 तक ले गई, 32 और 26 से, ठीक है। तो मंथली पर कैपिटा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्होंने बताया कि 972,1407 होना चाहिए, जो कि इस पॉवर्टी लाइन के, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी रिपोर्ट नहीं किया रंगाराजन कमेटी में। सिर्फ आपको पता होना चाहिए किससे एसोसिएटेड है, कब आई, ठीक है, किसने इसको बनाया। बाकी आपको ये प्राइजेस वगैरह किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो पॉवर्टी का डायलेमा क्या है, ठीक है। क्रिटिक्स का बोलना है कि जो गवर्नमेंट है वो जनरली पॉवर्टी लाइन में ना कम लोगों को रखती है। अब क्यों गवर्नमेंट जनरली जो गरीब लोग हैं, ठीक है, पॉवर्टी लाइन को लो क्यों रखना चाहती है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर एक लो पॉवर्टी लाइन होगी वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इनेबल करेगी कि वो बता सके कि हमने बहुत से लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, ठीक है। तो क्रिटिसिजर जो ये बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ये फैक्चुअली इनकोरेक्ट है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी डिस्प्यूटेड है। इसके लिए जो है कहीं ना कहीं जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि उसको पॉलिटिकल माइलेज मिले, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है एक पॉवर्टी लाइन को सेट करते हैं और एक फिक्स थ्रेशोल्ड इनकम को सेट करना चाहते हैं ताकि एक पता लगाया जाए कितने लोग गरीब हैं। तो जो उस उस थ्रेश होल्ड से कम का कमा रहे हैं, ठीक है, जितने उन्होंने बोला है कि मान लो 50 रुपये दिन के हर एक पर्सन खर्च करेगा और जो पर्सन इससे कम खर्च करेगा यानी कि इतने वो खर्च नहीं कर पा रहा है उसी पर्सन को हम क्या बोलेंगे, पुअर, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा कोई पर्सन खर्च कर रहा है, ठीक है, मान लो किसी ने 60 कर लिए, तो वो पर्सन जो है पॉवर्टी लाइन से बाहर होगा, तो उसको हम APL बोलेंगे यानी कि अब पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और ये पर्सन जो है ये BPL है यानी कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि ये 50 से कम खर्च कर पा रहा है। तो यही बेसिक मीनिंग है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में ईजिली आ पा रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ईजी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ आ सके। अब देखो दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में भी तरह तरह के मेजर्स लिए जाते हैं कि पॉवर्टी को काउंट किया जाए, ठीक है। तो हमारे यूरोप में, ठीक है, अलग तरीके से हो रहा है काउंट, हमारे UK में अलग तरीके से काउंट किया जा रहा है, US में और अलग तरीके से। देखो USA में क्या है ना, USA में एक बेसिक कॉस्ट जो है फूड की उसको देखा जाता है, ठीक है। जो बेसिक कास्ट है कि फूड की इतनी बेसिक कास्ट है, तो गरीब लोग इतना मतलब बेसिक कास्ट से फूड लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो गरीबी की रेखा अपनी सेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो ये आप थोड़ा समझ लेना कि वर्ल्ड कैसे पॉवर्टी को एस्टिमेट कर रहे हैं। चलो बढ़ते हैं एक और नए टॉपिक की तरफ। तो देखो यहाँ पे हम कुछ स्कीम्स को कवर कर रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे वेरियस स्कीम्स हैं, ठीक है। तो
सबसे पहले हमारे पास तीन तरीके की स्कीम्स आती हैं। सबसे पहले आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल स्कीम्स जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम्स होती हैं, ठीक है, इन स्कीम्स में क्या होता है, ये स्कीम्स हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वही इसमें फ़ंड लगाती है, वही इनको इम्प्लीमेंट भी करती है। और ये यूजली स्कीम्स होती हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं। और पार्ट 7 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के लिए, वो इनमें ही ये जो है स्कीम्स ले आती है। ये हुई हमारी फर्स्ट स्कीम की बात। फिर आते हैं स्कीम नंबर 2, ठीक है। स्कीम नंबर 2 है हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसको फंड दोनों ही करते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। बट इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो इम्प्लीमेंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। और फंडिंग पैटर्न कभी तो 50-50 रहता है, ठीक है, 50-50, यानी कि स्टेट भी 50% खर्चा करे, सेंटर भी। अगर बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेट की तो वहाँ पे 90-10, ठीक है, यानी कि 90% हमारी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और 10% हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खर्च करेगी, ठीक है। तो वो हमारा रहता है, ठीक है। अगर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस को में जाकर आपको दिख जाएगी एक वीडियो, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्टेट स्कीम, ठीक है। तो स्टेट स्कीम क्या होती है भाई, तो स्टेट स्कीम वही होती है जो स्टेट ही इम्प्लीमेंट कर रही है, स्टेट ही उसमें खर्चा भी कर रही है, स्टेट ही उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये तीनों स्कीम्स आपकी कवर हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें 2016 के बजट की, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस लेके आई अपनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में उसने की कुछ चेंज लाई। क्यों, हर एक स्कीम का एक सनसेट डेट होता था, फिर हम क्या करते थे, रिव्यू करते थे, फिर हम देखते थे कि स्कीम को हमें एक्सटेंड करना है या नहीं। तो ये चेंज जो है लाया गया क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी पहले हम स्कीम ले आए, ठीक है, बहुत सी स्कीम लेकर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या हुआ, उस स्कीम की वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो है हम स्कीम से ले तो आए, बट जो हमारा एक डिज़ायर्ड रिजल्ट था उस स्कीम से, ठीक है, कि हमें ये डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हम उस स्कीम से ना ला पाए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने उस स्कीम को कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। तो फिर हमने सोचा ये हमें ज़रूरत है कि हम उन्हीं स्कीम्स को रखें जिनके लिए हम जो हमारे लिए एक डिज़ायर्ड रिजल्ट ला रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारी 3 स्कीम्स हम ले आए, ठीक है। अभी हमारी जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, यानी कि ये वाली स्कीम, ठीक है, ये स्कीम देख रही हो, इसको ही हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। अभी रुको 1 मिनट, यहाँ पे ये स्कीम्स इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। इसमें कौन कौन सी आती है हमारी, एक तो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स आती हैं, एक तो हमारी कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं, दूसरी हमारी कोर स्कीम्स हैं, ठीक है, तीसरी हमारी आती है ऑप्शनल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 3 स्कीम्स है, ठीक है। फिर हम अगर बात करें तो आपको पता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स टोटल 11 हैं आज के टाइम पे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। उसके बाद फंडिंग पैटर्न की बात करें तो वही है जो हमने पढ़ा, ठीक है। अगर हम बात करें कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में, तो यहाँ पे हमारा MG नरेगा है। MG नरेगा के बारे में जो है ज़रूर सर्च करके मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि MG नरेगा क्या है, ये आपको एक होमवर्क दे रही हूँ मैं, ठीक है। और इससे आपका काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट स्कीम है वो भी कवर हो जाएगी, ठीक है। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, अम्ब्रेला स्कीम लाई गई SC STs OBCs माइनॉरिटीज़ के लिए। फिर कुछ कोर स्कीम्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, कृषि उन्नति योजना, राष्ट्रीय विकास योजना, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में काफ़ी आपको पता भी होगा इन स्कीम्स के बारे में। फिर आती है ऑप्शनल स्कीम्स में 2 ही हैं, एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। अब देखो कि इंडिया जो है कौन सा रॉन्ग वे चुन रहा है अपने गरीब लोगों को, पोवर लोगों को चुनने के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की जो वाइनेबल पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट है, उसने यहाँ पे जो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून है इसको रिलीज़ किया गया 7 अक्टूबर 2020 में ये रिपोर्ट आई। और इसने फाइंडिंग्स में एक्सपेक्ट क्या किया कि जो ग्लोबल पॉवर्टी रेट्स हैं पहली बार इंक्रीज़ हो चुके हैं, क्योंकि पेंडेमिक हुआ, आपको पता है 2020 से ही 19 से ही हमें पेंडेमिक देखने को मिल रहा है, जिससे पॉवर्टी रेशो हर एक कंट्री में काफ़ी हाई हो चुका था, ठीक है। और पॉवर्टी की सिचुएशन काफ़ी, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हुए, ठीक है, काफ़ी लोग क्या हुए,
अनएम्प्लॉयमेंट आया, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी काफ़ी लोग जो है गरीब हो गए, ठीक है। जॉब छूट गई, लोगों की एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पाई। अब अगर हम देखेंगे तो इंडिया भी एक ऐसी कंट्री बन चुका है जो कि गरीब लोगों में टॉप कर रहा है। नाइजीरिया के साथ साथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि आज के टाइम पे पुअर हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको देखना है कि हमारी कंट्री में 139 मिलियन जो है लोग गरीब हैं, 689 मिलियन पीपल से, जो कि 2017 का डेटा हमें बताता है। और इसके साथ साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें जो हमारे SDGs है, ठीक है, SDGs हैं, ठीक है, 2030 तक हमारा जो पहला गोल है कि हमें क्या करना है, नो पॉवर्टी, ठीक है, कि जो हमारी जो गरीबी है हमें उस रेखा से बाहर आना है। तो ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो इसको भी हमें फुलफिल करना है। तो काफ़ी ज़रूरी है कि हम कुछ करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो लेटेस्ट डेटा आया था पॉवर्टी में, उसको 2011-12 में एक सर्वे किया गया था और ऑलमोस्ट ये काफ़ी पुराना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये सर्वे किया गया था हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे NSO करती है, जो कि एक नोडल एजेंसी है जो इस तरीके के सर्वे करवाती रहती है। और यहाँ पे जो पॉवर्टी डेटा का जो ऑब्सेंस है इंडिया में, उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमें जो है अपने जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है उसको देखना है कि कितना कम हुआ है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत है कि टाइम टाइम पे हम क्या करें, इस तरीके के जो सर्वेज हैं उसको कंडक्ट करवाएं एंड उसके थ्रू पता करें कि कितनी पॉवर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है कि जो हमारा नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है आपको पूछा जा सकता है कि इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ करता है हमारा नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में मैंने पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया है, ज़रा उसके बारे में भी 2 लाइन लिखो कमेंट में, ठीक है। तो नीति आयोग के थ्रू ही जो है इसको पब्लिश किया जाता है, इस इंडेक्स को। ये इंडेक्स जो है कहीं ना कहीं जो है आपको पता, प्लानिंग कमीशन को हटाया गया। पहले प्लानिंग कमीशन कुछ जो है अपनी कमेटीज़ वगैरह लेकर आ रहा था जो कि पॉवर्टी को देख रही थी, और 2012 तक हमने सारी कमेटीज़ को कवर किया। लेकिन 2015 में जब नीति आयोग को रिप्लेस करवाया गया, प्लानिंग कमीशन रिप्लेस हो गया और उसकी जगह नीति आयोग लेकर आए, तो यहाँ पे हमने एक मल्टी डायमेंशनल करेक्टर को रिकॉग्नाइज किया। जो हमारा मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं 3 डायमेंशंस पे बेस्ड है, जहाँ पे हम देखते हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे हर एक की वेटेज होती है और ये डायमेंशन जो है 12 सेगमेंट पे होते हैं। न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलोसेंट, ठीक है, मोर्टलिटी, अटेंटल केयर, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग असेट्स एंड बैंक अकाउंट्स, इनमें जो है इस इंडेक्स में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब इंडिया का जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू था ना 2019 का, इसने क्या बोला कि एटलीस्ट हमने 271 मिलियन पीपल को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया है 2005-6 और 2016-17 के अकॉर्डिंग। ये क्लेम करता है इंडियन वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाउएवर जो पॉवर्टी एस्टिमेट है इनको यूज़ किया गया है नीति आयोग के द्वारा भी अपने हाई लेवल पॉलिटिकल फारूम में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। काफ़ी ओल्ड डाटा है। तो ये कैलकुलेशन हमने लिए हैं 2019 के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से, जिसको 2019 में रिलीज किया था। इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग 640 मिलियन पीपल इंडिया में जो है वो मल्टी डायमेंशनली गरीब थे 2005 और 6 में, और जो लोग पॉवर्टी में रह रहे थे वो डिक्रीज़ हो गए हैं, कितने 369 पहुंच गए हैं 2016-17 तक आते। तो ये सर्वे जो है ये मानता है कि जो ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स है, ठीक है, 2015-16 का, ठीक है। तो जो क्लेम्स था ना हमारा वॉलंटरी नेशनल रिव्यू 2013 में, ये क्या बोलता है कि अभी भी 22 स्टेट ऐसी हैं जो कि गरीब हैं, और कंट्री अभी भी जो हमारा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हमें ज़ीरो पॉवर्टी लाना है 2030 तक, वो अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो जो नीति आयोग है उसने रिसेंटली अपना नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज़ किया। जो बेस लाइन रिपोर्ट है इंडियन फर्स्ट एवर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, वो इसी रेफरेंस पीरियड में बेस्ड है
किसमें, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ठीक है, उस पर बेस्ड है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है क्या? सबसे पहले तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जिसको कंडक्ट किया जाता है हाउस होल्ड्स में, पूरे घरों में करवाया जाता है थ्राउट इंडिया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज का, मुंबई में, इंडिया में, ठीक है। उसके बाद जो ये मिनिस्ट्री हमारी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है जो, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिज़ाइन करती है इसी इंस्टीट्यूट को, एक नोडल एजेंसी मानती है जो काफ़ी कोऑर्डिनेट कर रही है, काफ़ी टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, ठीक है। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स था, ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी थी वो फंड कर रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं काफ़ी सपोर्ट यूनाइटेड नेशन के चिल्ड्रंस फंड से भी मिल रहा है इस एजेंसी को, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं काफ़ी फील्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिली हुई है, ठीक है, सर्वे के लिए, सर्वे को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और हर एक फील्ड ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है जो कि सर्वे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवा रही है इन मोर 1 or more स्टेट्स, जो कि फैमिली हेल्थ सर्वे कवर कर रहा है। तो इंडिया में काफ़ी रिमार्केबल स्ट्राइड्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इंडिया में अब अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग की, सैनिटेशन की। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, सारी पब्लिकेशंस हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में देखते हैं, ठीक है। सिंस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा जो है अनअवेलेबल होता है सारे इंडिकेटर्स और स्टेट के लिए, बट जो बेसलाइन रिपोर्ट है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो कहीं ना कहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डेटा के अकॉर्डिंग ही इसको प्रेजेंट किया गया है। तो हमारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसने क्या बताया, उसने बताया कि 25% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो आज भी गरीब है। और अगर हम उससे भी बात करें तो 32% जो है वो रूरल एरियाज़ की, एंड 8.81% जो पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज़ की, वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है, मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग। तो जो भी इंडियन स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम पॉवर्टी रेशो को देखेंगे वो बिहार में है, जहाँ पे 51.91% जो लोग हैं वो गरीब हैं। फिर झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड मेघालय, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे शब्दों की बात करें अगर हम, तो लेस देन जो 1% केरला की पॉपुलेशन है, तो केरला में सबसे कम पॉवर्टी है, मतलब 1% से भी कम लोग गरीब हैं। फिर और जो स्टेट्स हैं जहाँ पे कम पॉवर्टी है, जैसे गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड कुछ और स्टेट्स हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट मेरा जल्दी आएगा जिसमें पार्ट 2 है, जिसमें पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए अगर मैं एक वीडियो जो है बनाऊंगी तो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, आप इजीली नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये थोड़ी 40 मिनट्स की वीडियो बनाई है, ताकि आप चैप्टर को समझ पाएँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू हैव अंडरस्टैंडिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर प्रॉपरली। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।